हेलो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं अप्रैल माह के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को जो हमारे एग्जाम्स में आने की पूरी संभावना है। चलिए शुरू करते हैं। अभी हाल ही में भारत ने सिटवे बंदरगाह पर परिचालन नियंत्रण हासिल किया है। यह बंदरगाह स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो यह म्यांमार में स्थित है और कालादान नदी पर स्थित है। और यह बंदरगाह जो है भारत का दूसरा विदेशी बंदरगाह है जिसका भारत ने अधिग्रहण किया है। ठीक है, पहला बंदरगाह चाबहार है जो कि ईरान में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत की स्थिति क्या है? तो भारत जो है वो 10वें स्थान पर है और शीर्ष पे हमारे रूस और यूक्रेन हैं। ठीक है, सर्वेक्षण ने साइबर अपराध की 5 श्रेणियों तकनीकी उत्पाद, सेवाएं, हमले, जबरन वसूली, डेटा, पहचान की चोरी, घोटाले और कैश आउट मनी लॉन्ड्रिंग को आधार माना है। इस आधार पर यह हमारा सूचकांक जो है इसको पब्लिश किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? महासागर दशक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये स्पेन के बार्सिलोना में आयोजित किया गया। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलेंगे। आतंकवाद निरोधक इकाई राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया है नलिन प्रभात जी को। ये वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं। अगली स्लाइड पे चलेंगे। आईसीसी ने किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को टी20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो वो बनाया है युवराज सिंह को। युवराज सिंह ने 2008 का जो पहला वर्ल्ड टी20 कप था उसमें 6 छक्के लगाए थे इंग्लैंड टीम के खिलाफ। स्टुअर्ट ब्रॉड गेंदबाज थे। चलते हैं अगली स्लाइड पे। अगली बात करते हैं हम रैमपेज मिसाइल के बारे में। रैमपेज मिसाइल, तो भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना ने रैमपेज लंबी दूरी की सुपरसोनिक एयर टू ग्राउंड मिसाइल को शामिल करके अपनी लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ा दिया। भारतीय वायुसेना के भीतर हाई स्पीड लो ड्रैग मार्क 2 के रूप में जानी जाने वाली यह मिसाइल 250 किलोमीटर तक की मारक क्षमता प्रदान करती है। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। भारत के प्रथम बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ? प्रथम बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये हिमाचल प्रदेश के झाकड़ी में हुआ। ठीक है, ये 1500 मेगावाट का है और नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में अपने पहले बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलेंगे। हाल ही में टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन भारतीयों को शामिल किया गया है? तो किन भारतीयों को शामिल किया गया है? एक तो अजय बंगा जी हैं, सत्या नडेला, आलिया भट्ट और साक्षी मलिक। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये किया गया CSIR मुख्यालय में। CSIR क्या है? वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। ठीक है, उसके मुख्यालय में इस सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण किया गया। CSIR ने जलवायु परिवर्तन जागरूकता पर जोर देते हुए पृथ्वी दिवस के लिए नई दिल्ली में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण किया। CSIR की स्थापना कब हुई थी? 1942 में हुई थी। अगली स्लाइड पे चलेंगे। सोम्पेन जनजाति ने की अंडमान और निकोबार चुनाव में ऐतिहासिक वोटिंग। पहली बार इन्होंने किया। ठीक है, तो सोम्पेन जनजाति ने पहली बार अंडमान और निकोबार लोकसभा क्षेत्र में वोट डालकर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया। ठीक है, इन्होंने पहली बार वोटिंग की अभी के लोकसभा चुनाव में 2024 में। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार सोम्पेन की आबादी अनुमानित कितनी थी? 229 व्यक्ति थी। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलेंगे। LGBTQ+ समुदाय कल्याण पर केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में समिति बनाई है?
तो केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में यह समिति बनाई गई है। सुप्रियो चक्रवर्ती बनाम भारत सरकार मामले 2023 में उच्चतम न्यायालय के सुझाव पर सरकार द्वारा इस समिति का गठन किया गया है। अगली स्लाइड पे चलेंगे। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच डेटा के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वृक्ष आवरण की हानि हुई है? सबसे ज्यादा वृक्ष आवरण की हानि किस राज्य में हुई है? तो वो हुई है असम में। अगर बात करते हैं, भारत ने 2000 के बाद से 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष क्षेत्र खो दिया है। ठीक है, 2001 से 23 तक कुल वृक्ष आवरण हानि का 60% नुकसान 5 राज्यों जिनमें असम है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर में हुआ। टोटल हानि का 60% केवल इन 5 राज्यों में हुआ, जिसका सबसे ज्यादा हानि असम में हुई। कितनी हुई? 3,24,000 हेक्टेयर का नुकसान असम में हुआ। अगली स्लाइड पे चलेंगे। लोंगटे महोत्सव किस राज्य द्वारा मनाया गया? लोंगटे महोत्सव अरुणाचल प्रदेश की नीसी जनजाति द्वारा मनाया गया। अगली स्लाइड पे चलेंगे। सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान देश में कितना कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा है? कितना रखा है? 17 करोड़ टन का। अगली स्लाइड पे चलेंगे। परिवर्तन चिंतन नामक पहली त्रिसेवा सशस्त्र बल योजना सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो त्रिसेवा, जिसमें हमारी थल सेना, वायुसेना और वायुसेना तीनों भाग लेती हैं, जल सेना, ठीक है, तीनों सेवाएं हमारी भाग लेती हैं, सेनाएं भाग लेती हैं, वो हमारे उसको त्रिसेवा हमने बोल दिया यहाँ पे। ठीक है, तो उसकी जो हमारा जो सम्मेलन हुआ कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। अध्यक्षता किसने की? जनरल अनिल चौहान जी ने की। ठीक है, जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। अगली स्लाइड पे चलेंगे। कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कार टी सेल का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये आईआईटी बॉम्बे में किया गया। आप वीडियो पॉज करके इसके जो इसका प्रक्रिया होती है, कैसे इसको किया जाता है, तो आप देख सकते हैं इधर। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट या 100 गीगावाट बोल सकते हैं तक बढ़ाने का लक्ष्य कब तक है? कब तक है? 2047 तक। अगली स्लाइड पे चलेंगे। संघाई सहयोग संगठन SCO की सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो इसको किया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी ने। ठीक है, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की। आयोजन कहाँ पे हुआ था SCO की सुरक्षा परिषद के सम्मेलन का? तो वो अस्ताना में हुआ था, कजाकिस्तान की राजधानी है। ठीक है, ये संघाई सहयोग संगठन 2001 को स्थापित किया गया था। ठीक है, भारत इसमें 2017 में शामिल हुआ था और इसके संस्थापक सदस्य चीन, कजाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान है। मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग, चीन में है। अगली स्लाइड पे चलेंगे। परमवीर चक्र गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सॉरी, 2 बार लिख गया। परमवीर चक्र गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया? यह किया गया तमिलनाडु में। तमिलनाडु के राज्यपाल श्री RN रवि ने ताम्रंग में कांची महास्वामी विद्या मंदिर में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया। यह जो उद्यान है, ये 21 परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के इतिहास और मूर्तियों को प्रदर्शित करता है, जो वीरता के लिए भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। अगली स्लाइड पर चलेंगे। 2023-24 में कार्गो प्रबंधन के मामले में भारत का कौन सा प्रमुख बंदरगाह शीर्ष पर रहा? तो कौन सा बंदरगाह शीर्ष पर रहा? तो वो रहा पारादीप बंदरगाह। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ बनाया जा रहा है? तो वो बनाया जा रहा है दुबई में। ठीक है, यह अल मखतूम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वर्तमान में जो दुबई का है, उस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से लगभग 5 गुना बड़ा होगा। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। किस देश ने समलैंगिक संबंधों पर कठोर सजा का प्रावधान किया है? वो किसने किया है? इराक ने किया है। इसमें अधिकतम 15 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। यह कानून इराक में किसी भी तरह से वेश्यावृत्ति और समलैंगिक संबंधों को बढ़ावा देने पर प्रतिबंध लगाता है। अगली स्लाइड पे चलेंगे। इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की?
तो किसने की? नेपाल ने की। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलेंगे। 16वें विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया अबू धाबी में। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक जलवायु कार्रवाई, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास जैसे प्रमुख मुद्दों पर बातचीत को बढ़ावा देना है। अगली स्लाइड पे चलेंगे। शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो ये बने हैं कुवैत के। अगली स्लाइड पे चलेंगे। विश्व स्तर पर शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से शामिल एकमात्र भारतीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो वो है दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, 2023 के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की वैश्विक रैंकिंग में 10वें स्थान पर पहुंच गया है, जो सालाना 7.22 करोड़ यात्रियों को संभालता है। शीर्ष स्थान पे कौन है? हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये आपको ध्यान रखना है, शीर्ष वाला भी। अगली स्लाइड पे चलेंगे। आईएमएफ के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा को। ठीक है, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा को 1 अक्टूबर 2024 से होने वाले नए 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ के प्रबंध निदेशक के रूप में यानी कि एमडी के रूप में इनका फिर से नियुक्ति की गई है। हाल ही में अंगारा A5 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किस देश ने किया? तो वो रूस ने किया। अगली स्लाइड पे चलेंगे। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का 5वां संस्करण किन देशों के बीच संपन्न हुआ? तो वो संपन्न हुआ भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। इस संस्करण का आयोजन उज्बेकिस्तान में किया गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हाल ही में यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए फोन पे की ई सेवा और किस देश के बीच साझेदारी हुई? तो ये हुई HAN पोखरा जो नेपाल की है, उसके बीच में साझेदारी हुई। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नेपाल के फेवा 9 वर्ष महोत्सव के दौरान यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए फोन पे ई सेवा और HAN पोखरा ने साझेदारी की है। अगली स्लाइड पे चलेंगे। भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है लिंडी कैमरून। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलेंगे। एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिग किस देश ने लॉन्च की है? तो इसको किसने लॉन्च की? जिम्बाब्वे ने। ठीक है, अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के प्रयास में जिम्बाब्वे ने जिग नामक एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा लॉन्च की है, जो कि जिम्बाब्वे गोल्ड का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, यह कदम तब उठाया गया है जब देश अत्यधिक मुद्रास्फीति और अस्थिर वित्तीय परिदृश्य से जूझ रहा है। अगली स्लाइड पे चलेंगे। भारत ने किस देश के लिए आवश्यक वस्तुओं पर निर्यात प्रतिबंध हटा दिया है? तो ये हटा दिया है मालदीव के लिए। 2024-25 के लिए कुछ अति आवश्यक वस्तुओं के लिए निर्यात प्रतिबंध जो है हटा दिया है, जैसे कि चावल, गेहूं, चीनी, आलू, प्याज, इन सब चीज़ों के लिए हटा दिया है। बाकी के लिए भी लगा हुआ है प्रतिबंध। ठीक है, यह कदम पिछले साल नवंबर दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण राजनयिक संबंधों के बावजूद उठाया गया है। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलेंगे। अब्देल फतह अल सीसी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है? तो वो है मिस्र के। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलेंगे। संयुक्त राष्ट्र आयोग की महिला अधिकार मंच का नेतृत्व करने के लिए किस देश का चयन किया गया है? तो किया गया है सऊदी अरब का। आलोचना के बावजूद सऊदी अरब को महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की अध्यक्षता के लिए चुना गया है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ किस बैंक ने साझेदारी की है? तो किसने की है? यस बैंक ने की है। अगली स्लाइड पे चलेंगे। भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसका चयन किया गया है? तो किया गया है नरसिंह यादव जी का, जो कि पहलवान है, पूर्व पहलवान। अगली स्लाइड पे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया है नाइमा खातून को। अगली स्लाइड पे चलते हैं। देश के नए नौसेना प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो वो बनाए गए हैं वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। यह निवर्तमान नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार का स्थान लेंगे। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। भारत पे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे बनाया गया है? तो वो बनाया गया है नलिन नेगी को।
अगली स्लाइड पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के तीसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है, पुनः चुना गया है? तो जगजीत पावड़िया जी को। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? वो किया गया है हरेंद्र सिंह, जो कि पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता हैं। वह हालैंड के जेनेक सोपमैन की जगह लेंगे। इसके पहले कौन थे भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच? वो थे जेनेक सोपमैन। अगली स्लाइड पे चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय को विश्व बैंक का आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है राकेश मोहन जी को। किसमें? विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में राकेश मोहन जी को नियुक्त किया गया है। ये भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर हैं। अगर विश्व बैंक की बात करते हैं तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। स्थापना जुलाई 1944 में हुई। ठीक है, विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है इस समय? अजय बंगा जी हैं। और सीएफओ कौन है? अंशुला कांत। अगली स्लाइड पे चलें। भारत के चुनाव आयोग ने 16वें लोकसभा चुनाव 2024 में युवाओं को अपने मताधिकार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किसको शामिल किया है? तो किसको शामिल किया है? वो है अभिनेता आयुष्मान खुराना। अगली स्लाइड पे चलते हैं। हाल ही में एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो संभाला है संजय नायर ने। एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, एसोचैम, नई दिल्ली, भारत में स्थित एक गैर सरकारी व्यापार संघ और वकालत समूह है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। फिक्की महिला संगठन FLO के 41वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो जयश्री दास वर्मा ने संभाला है। ठीक है, जो FLO है, जो फिक्की महिला संगठन है, वो दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पुराना महिला केंद्रित कारोबारी संगठन है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इन 6 लोगों को सम्मानित किया गया है, जिसमें अभिनेता रणदीप हुड्डा, अभिनेता अमिताभ बच्चन, संगीतकार AR रहमान, अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी, मराठी अभिनेता अशोक सराफ। ये 2 बार हो गया। ठीक है, एक आपको कट कर देना है। ठीक है, तो ये 5 लोगों को सम्मानित किया गया है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2024, तो ये हमारे वर्ल्ड्स स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसको दिया गया? वो नोवाक जोकोविच को दिया गया, और ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। ठीक है, लॉरियस वर्ल्ड्स स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर किसको मिला? एताना बोनमाटी जी को मिला। ठीक है, महिला के लिए। वर्ष की वापसी के लिए किसको मिला? वो मिला सिमोना बाइल्स। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर जूड बेलिंगहैम। अगली स्लाइड पे चलते हैं। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया मोहम्मद सलेम को। ठीक है, ये एक फिलिस्तीनी फोटोग्राफर हैं जिन्होंने 17 अक्टूबर 2023 को गाजा में ली गई अपनी बेहद शक्तिशाली तस्वीर के लिए पुरस्कार जीता। तो ये आपको तस्वीर इसमें दिख रही है। फोटो में 36 वर्ष की इनास अबू ममार नाम की एक फलिस्तीनी महिला अपनी 5 वर्ष की भतीजी सैली का शव पकड़े हुए है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगली स्लाइड पे चलते हैं। हाल ही में किस मानवतावादी सम्मान 2021 से किस उद्योगपति को सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो ये सम्मानित किया गया है रतन टाटा जी को। ठीक है, यह सम्मान दुनिया भर में मानवीय कार्यों की भावना को मूर्त रूप देने वाले व्यक्तियों और संगठनों को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। अगली स्लाइड पर चलते हैं। हाल ही में आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है पाउलुरी सुब्बा राव जी को। ये अनंत टेक्नोलॉजी के क्या है? संस्थापक हैं, CEO भी हैं। अध्यक्ष जो हैं, अध्यक्ष पाउलुरी सुब्बा राव को एरोनॉटिक्स नॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान जो है राव के भारत में अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने में उनके जीवन भर के जबरदस्त योगदान को मान्यता देता है। अगली स्लाइड पर चलेंगे। स्काई ट्रैक्स अवार्ड्स में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे माना गया है? तो वो है, स्काई ट्रैक्स के अनुसार अगर बात करते हैं तो हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कतर के दोहा में स्थित है। ठीक है,
जीएमआर हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने स्काई ट्रैक्स में भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ, ये ध्यान रखना है चीज, हवाई अड्डा स्टाफ 2024 पुरस्कार जीता है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो वो हैं जैन आचार्य लोकेश मुनि। को सार्वजनिक भलाई और मानवता में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में कम से कम 500 घंटे की स्वैच्छिक सेवा प्रदान की है और जिनके स्वेच्छा कार्यों ने समुदायों पर सकारात्मक प्रभाव डाला हो तथा उनके आसपास के लोगों को भी प्रेरित किया हो। अगली स्लाइड पे चलें। 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार किसे मिला? 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार किसे मिला? तो मिला गेल इंडिया लिमिटेड को। ठीक है, किसके लिए? बरौनी गुवाहाटी प्राकृतिक तेल गैस पाइपलाइन परियोजना में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए यह पुरस्कार गेल इंडिया लिमिटेड को दिया गया। अगली स्लाइड पे चलेंगे। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 एशिया क्षेत्र के लिए किसे मिला है? तो ये मिला आलोक शुक्ला जी को। ठीक है, प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन की संयोजक आलोक शुक्ला को प्रतिष्ठित 2024 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए चुना गया। ग्रीन नोबेल पुरस्कार के रूप में भी इसको जाना जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, ये गोल्डन मैन जो पर्यावरण पुरस्कार है इसको ग्रीन नोबेल पुरस्कार से भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 किसे मिला? तो ये मिला प्रोफेसर मीना चरंदा को। ठीक है, यह सम्मान शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए मिला है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। दुनिया की शीर्ष टेलीकॉम कंपनी का दर्जा किसने हासिल किया है? तो यह हासिल किया रिलायंस जियो ने। डेटा ट्रैफिक खपत के मामले में रिलायंस जियो चाइना मोबाइल को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की शीर्ष टेलीकॉम कंपनी बन गई है, जिसके पास 481.8 मिलियन का ग्राहक आधार है, जिसमें इसके 5G नेटवर्क पर 108 मिलियन लोग शामिल हैं। अगली स्लाइड पे चलेंगे। 2024 में भारत के GDP वृद्धि के अनुमान, ये अलग अलग एजेंसियों ने जो हमारे अनुमान लगाया है GDP वृद्धि का वो यहाँ पे है। जैसे IMF की बात करें तो इसने 6.5%, वर्ल्ड बैंक ने 7.5%, ADB ने 7%, मूडीज ने 6.1%, डेलाइट इंडिया ने 7.6 to 7.8%। ठीक है, ये 2024-25 वित्त वर्ष के लिए बात हो रही है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है? तो पहला निजी बैंक जिसने लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोली है तो वो है HDFC। HDFC ने लक्षद्वीप के कवरत्ती द्वीप में एक शाखा खोली, जिससे यह केंद्र शासित प्रदेश में उपस्थिति रखने वाला एकमात्र निजी क्षेत्र का बैंक बना। अगली स्लाइड पे चलते हैं। द विनर्स माइंडसेट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई शेन वॉटसन के द्वारा, जो कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगली स्लाइड पे चलते हैं। जस्ट अ मर्सिनरी नामक संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया दुर्री सुब्बा राव जी के द्वारा, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर हैं। ठीक है, यह पुस्तक RBI और सरकार के बीच तनाव को उजागर करती है। अगर हम बात करें मर्सिनरी वर्ड का मीन्स क्या होता है? तो यह होता है एक भाड़े का सैनिक। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलेंगे। नाइफ अ हैरोइंग टेल ऑफ रिजिलियंस एंड द फाइट फॉर फ्री स्पीच किसकी कृति है? तो यह है सलमान रुश्दी जी की। इस पुस्तक में उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में चाकू घोंप दिए जाने के खौफनाक अनुभव का जिक्र किया है, ये जिससे उनकी एक आंख डैमेज हो गई थी। ठीक है, तो ये सलमान रुश्दी जी की एक कृति है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी सैम पित्रोदा जी ने। ठीक है, आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। अगली स्लाइड पे चलते हैं। सागर कवच 2024 अभ्यास कहाँ किया गया? तो ये किया गया लक्षद्वीप में। सागर कवच 2024 अभ्यास, जो सागर कवच 2 दिवसीय जो एक अभ्यास है, ये तटीय सुरक्षा के लिए किया जाता है। ठीक है, इस अभ्यास में भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, समुद्री पुलिस, मत्स्य पालन, सीमा शुल्क और अन्य सुरक्षा एजेंसियां सहित सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों की भागीदारी होती है।
ठीक है, अगली स्लाइड पे चलेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा अग्नि प्राइम किससे संबंधित है? तो अग्नि प्राइम जो है वो एक नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, ये डीआरडीओ और भारत के सामरिक बल कमान एसएफसी ने इस बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया। इसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच में है। अगली स्लाइड पे चलेंगे। इसरो ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य रखा है 2030 तक। अगली स्लाइड पे चलते हैं। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने? वो बने साइमन हैरिस टीडी। अगली स्लाइड पे चलते हैं। हाल ही में समाचारों में उल्लिखित नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है? तो ये जो है ये गुर्दे का एक विकार है, यानी कि एक बीमारी है जिसके कारण मूत्र में अत्यधिक प्रोटीन आता है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को भारत सरकार ने कौन सा दर्जा दिया है? तो ये दिया है एईओ, ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर का। अगली स्लाइड पे चलते हैं। 26 अप्रैल 2024 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। अगली स्लाइड पे चलेंगे। भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग IHRC, जिसे खबरों में देखा गया था, किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? तो ये संस्कृति मंत्रालय के तहत कार्य करता है। अगली स्लाइड पे बात करते हैं G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये इटली में किया जाएगा। अगली स्लाइड पे चलेंगे। तितली की नई प्रजाति नेप्टिस फिलास की खोज कहाँ की गई? तो ये की गई अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले में स्थित टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य में। अगली स्लाइड पे चलते हैं। त्रिशूर पूरम 2024 ये महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये महोत्सव मनाया गया केरल में। अगली स्लाइड पे चलते हैं। हाल ही में खबरों में रहा कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये वन्यजीव अभ्यारण्य जो कालेसर है ये स्थित है हरियाणा में। और ये क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के यमुनानगर जिले के पूर्वी भाग में स्थित कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य के भीतर 4 प्रस्तावित बांधों के निर्माण पर रोक लगा दी है। अगली स्लाइड पर चलते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये किया नई दिल्ली में। अगली स्लाइड पे चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइलों का पहला सेट दिया? तो वो दिया फिलीपींस को। अगली स्लाइड पे चलें। हाल ही में इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया? 2030 तक। ये क्वेश्चन पीछे भी हम पढ़ चुके हैं। अगली स्लाइड पे चलेंगे। अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाई? किस कार्यक्रम में? सूर्य तिलक कार्यक्रम में। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। अगली स्लाइड पे चलेंगे। किसने पूर्वी समुद्र तट पर पूर्वी लहर अभ्यास का संचालन किया? तो भारतीय नौसेना ने किया। अगली स्लाइड पे चलेंगे। भारत का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। लगातार 7वीं बार 2024 में दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में शीर्ष स्थान किस देश को मिला? तो ये फिनलैंड को मिला। भारत की बात करें तो भारत की रैंकिंग थी 126 आउट ऑफ 143 कंट्रीज में। अगली स्लाइड पे चलते हैं। हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार जीता? तो ये जीता ममता जी सागर ने। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार ममता जी सागर ने जीता। अगली स्लाइड पे चलेंगे। वैज्ञानिकों ने किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े सांप का विशाल जीवाश्म खोजा? तो ये खोजा गुजरात के कच्छ में। अगली स्लाइड पे चलेंगे। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार भारत की नंबर 1 यूनिवर्सिटी कौन बनी? तो वो है भारत की अगर तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU, जो कि नई दिल्ली में है। अगली स्लाइड पे चलेंगे। हाल ही में कहाँ खुबानी खिलना महोत्सव 2024 शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ लद्दाख में। अगली स्लाइड पे चलते हैं। हाल ही में योग महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया पुणे महाराष्ट्र में। अगली स्लाइड पे चलते हैं। किस शहर के तिरंगा बर्फी और धलुआ मूर्ति धातु कास्टिंग शिल्प को GI टैग दिया गया? तो वाराणसी। ठीक है, ये दोनों चीजें कहाँ की हैं? वाराणसी की हैं। अगली स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, हाल ही में खबरों में रहा पॉपीगोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है पॉपीगोंडा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। हाल ही में कहाँ की बांसुरी को GI टैग मिला?
तो पीलीभीत की बांसुरी को जीआई टैग मिला है। हाल ही में किस देश ने फोन पे से यूपीआई पेमेंट की शुरुआत की है? तो वो है यूएई। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलें। राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का पुरुष टाइटल का खिताब किसने जीता? वो महाराष्ट्र ने जीता। अगली स्लाइड पे चलते हैं। हाल ही में खबरों में रहा कैलिस्टो क्या है? तो कैलिस्टो है बृहस्पति का चंद्रमा। अगली स्लाइड पे चलते हैं। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 में उम्मीदवारों की आपराधिक छवि का पता लगाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो वो है नो योर कैंडिडेट। क्या है? नो योर कैंडिडेट। अगली स्लाइड पे चलेंगे। हाल ही में किन खिलाड़ी ने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष युगल का खिताब जीत लिया? तो वो है भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलियाई मैथ्यू एबडेन। ठीक है, ये युगल खिलाड़ी हैं दोनों। ठीक, हाल ही में खबरों में उल्लिखित स्टारगेट क्या है? तो ये एआई सुपर कंप्यूटर है। अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? तो ये भारत की रैंक है 3rd, 67 यूनिकॉर्न के साथ। अगली स्लाइड पे चलते हैं। 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया है? तो वो है मनोज पांडा जी को 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य। बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो वो मिली है 51वीं रैंक। ठीक है, हाल ही में बसंत त्योहार शिग्मोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया गोवा में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? तो हार्दिक सिंह को पुरुषों के लिए और सलीमा टेटे को महिलाओं के लिए चुना गया। अगली स्लाइड पे चलेंगे। हाल ही में भारत की पहली एआई आधारित फिल्म का नाम क्या है? इराह। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको इसके पिछले मंथ का भी वीडियो चाहिए, तो मार्च मंथ का वीडियो पड़ा हुआ है, उसको भी यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और कैसा रहा आपको पूरा रिव्यू आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।